नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतन शेठ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में कार्डियक एनेस्थेटिस्ट एंड कार्डियक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। हार्ट फेलियर एंड हार्ट ट्रांसप्लांट मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको हार्ट फेलियर के कॉजेस यानी कौन कौन सी वजह से हार्ट फेलियर हो सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हार्ट फेलियर क्या है? तो हार्ट का काम है कि बॉडी में ब्लड को पंप करना। सामान्यतः हार्ट का ये पंपिंग, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो 50 to 70% होता है। यानी कि अगर हार्ट में 100 ml जितना ब्लड आए तो एक बार जब वो बीट करे तो 50 टू 70 ml जितने ब्लड को वो पंप कर सकता है। हार्ट की जब ये पंपिंग की क्षमता 40% से कम हो जाए तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, और जब ये क्षमता 30% से कम हो जाए तो उसको हम सीवियर हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कौन सी वजह से हार्ट फेलियर हुआ है और वो वजह रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और अगर रिवर्सिबल है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ये हम एक एक कंडीशन हम बारी बारी देखेंगे। सबसे कॉमन कॉज है हार्ट फेलियर होने का है कि हार्ट अटैक आना। हार्ट अटैक में हार्ट को जो ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उस नली में ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से हार्ट के वो जो स्नायु, वो जो नली से ब्लड सप्लाई उसको मिलता है, वो कंप्लीटली या पार्शियली वो डेड हो जाते हैं उसके सेल्स। तो उसके वजह से हार्ट का वो भाग पंपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और उसकी वजह से हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। सामान्यतः केसेस में ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है और एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन करने से फर्दर डैमेज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा कॉमन कॉज देखने जाए तो वाल्वुलर प्रॉब्लम्स है। तो हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। राइट साइड 2 वाल्व्स जिसको ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व्स कहते हैं, और लेफ्ट में 2 वाल्व्स माइट्रल एंड एओर्टिक वाल्व्स होते हैं। वाल्व में जनरली 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है कि वो स्टिनोस हो जाए, यानी कि वो सिकुड़ जाए, नैरो हो जाए। उसकी वजह से वो ठीक से पंप ब्लड को वो जाने ना दे, ब्लड की गति को वो अवरोधक करे। और दूसरा होता है कि वाल्व लीक हो जाना। तो उसमें वाल्व लिफलेट की प्रॉब्लम हो सकती है या तो वाल्व फट जाना, वो सब प्रॉब्लम होता है। तो सामान्यतः केसेस में रिवर्सिबल कंडीशन है और ऑपरेशन करके वाल्व को रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है या उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। कुछ-कुछ केसेस में हार्ट का पंपिंग बहुत खराब होता है, या तो जनरल कंडीशन बहुत खराब होती है, जैसे कि किडनी डैमेज है, साथ में लिवर डैमेज है, साथ में या तो ओल्ड एज है। उस केस में कैथ लैब में पैरों की नली से भी ट्रांस कैथेटर माइट्रल या एओर्टिक वाल्व रिप्लेस किया जा सकता है। तो सामान्यतः वाल्व का प्रॉब्लम जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तीसरे प्रॉब्लम्स देखने जो है हार्ट फेलियर के, तो है कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी 3 तरह की होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक होता है, दूसरा होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्ट का जो पंप है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बलून की तरह फूल गया है। नॉर्मली हार्ट का जो शेप है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो ऐसा एलिप्सोइडल शेप होता है। जब ये बलून की तरफ फूल जाए तो ये इफेक्टिव पंपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और इसकी वजह से हार्ट का पंपिंग कमजोर हो जाता है। और एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, तो जैसे जैसे ये टाइम चला जाएगा ये पंपिंग और कम होता जाएगा, और ये आनुवंशिक होता है, यानी हेरिडिटरी में होता है। तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी ये चेक करवाना जरूरी बनता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में देख सकते हो कि जो हार्ट का स्नायु है वो ठीक हो गया है, और उसकी वजह से वो इफेक्टिव पंपिंग नहीं कर पाता है, और हार्ट का जो एलवीओटी ट्रैक है जहां से हार्ट को महाधमनी में ब्लड जाता है उसमें वो अवरोधक भी करता है। और तीसरी कंडीशन है रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, जिसमें हार्ट की जो स्नायु है वो रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। तो रिलैक्स नहीं होते तो हार्ट ब्लड से भरता नहीं है, और हार्ट अगर ब्लड से भरेगा नहीं तो वो पंप नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से हार्ट का पंपिंग है, इफेक्टिव पंपिंग वो कम हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में ये इरिवर्सिबल कंडीशन, यानी उसको सर्जरी में, ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी उसमें सर्जरी पॉसिबल है। बाकी डायलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी में सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो मेडिकल मैनेजमेंट या तो हार्ट ट्रांसप्लांट मैनेजमेंट उसके ऑप्शंस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में मायोकार्डाइटिस, तो कोई भी इंफेक्शन हो, जैसे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, उसकी वजह से हार्ट में भी वो इन्फ्लेमेशन करता है और उसकी वजह से हार्ट में मायोकार्डाइटिस हो जाता है, और जो हार्ट का पंपिंग कम करता है। एक कंडीशन होती है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कि जिसमें प्रेगनेंसी में, यानी लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी के अनदर 3 मंथ्स तक हार्ट का पंपिंग कमजोर हो जाना। उसकी वजह होती है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो बेबी का जो टिश्यू होता है, उसमें से कुछ मीडिएटर्स निकलते हैं या तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हार्ट के मायोकार्डियम को डैमेज होता है और वो हार्ट का पंपिंग कम करता है। तो अभी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो देखने के लिए कि सबसे पहले तो कॉज क्या है हार्ट फेलियर का, और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है कि ये जो कॉज है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो सामान्यतः सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हमें हार्ट का जो रिदम है वो पता चलता है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कुछ एरिथमियास चल रहे हैं या तो कोई चैम्बर एनलार्ज है। तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है।
उसके बाद देखते हैं इकोकार्डियोग्राफी, जो जिसको हार्ट की सोनोग्राफी बोला जाता है। तो इसमें इससे काफी आइडिया आता है कि हार्ट की कौन सी चेंबर में प्रॉब्लम है, चेंबर डायलेटेड है, चेंबर हाइपरट्रोफाइड है, वाल्व की क्या प्रॉब्लम है, तो ये हार्ट का पंपिंग कितना है। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें इकोकार्डियोग्राफी से मिलती है। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिससे हार्ट की नलियों में कहीं पे ब्लॉकेज है कि नहीं वो पता चल सकता है। एमआरआई से काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कार्डियक एमआरआई से, जिससे वेरी प्रिसाइजली पता चल सकता है कि हार्ट का पंपिंग क्या है, हार्ट का जो स्नायु है वो वायबल है, नॉन वायबल है, उसमें कुछ कोलेजन वेस्कुलर कोई डिसीज है क्या, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, हार्ट की चैम्बर की साइज क्या है, वाल का क्या स्टेटस है, हार्ट का जो आवरण है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं उसकी क्या कंडीशन है। तो कार्डियक एमआरआई से काफी प्रिसाइजली हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है और इससे काफी हद तक हमें पता सकता है कि कॉज क्या है और ये कॉज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। एक मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग होती है जो हार्ट अटैक वाले केसेस में जनरली करवाते हैं हम, जिससे पता चले कि जो हार्ट के टिश्यू जो बचे हैं अटैक के बाद वो वायबल है या नॉन वायबल है। अगर वो वायबल है तो बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी करने से फायदा होता है। अगर महत्तम जो हार्ट का टिश्यू है अगर वो नॉन वायबल है तो अगर उसके ऊपर बाईपास ग्राफ्टिंग भी करते हैं तो उससे इतना इंप्रूवमेंट मिलता नहीं है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर डायग्नोसिस नहीं मिलता है तो एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी कहते हैं, यानी कि कैथ लैब में पैरों की नली से कैथेटर डाल के या तो ऊपर की नली से कैथेटर डाल के हार्ट टिश्यू की बायोप्सी लेते हैं और फिर उससे पता चलता है कि हार्ट फेलियर का क्या रीजन है। एक बार हार्ट फेलियर का रीजन मिल जाए उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स है वो प्रोग्रेसिव होते हैं, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, वाल्वुलर डिसीज है, हार्ट अटैक आके हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज है। तो अगर हम उसको अर्ली टैकल नहीं करेंगे तो ये डिसीज को और प्रोग्रेसिव करता जाएगा, तो हार्ट का पंपिंग और कमजोर हो जाएगा। तो जैसे कि आज हार्ट का पंपिंग 35% है, अगर हम कुछ नहीं करते तो 3 से 6 महीने में वो 20% भी हो सकता है। तो इसलिए अर्ली थेरापी करना जरूरी है। दूसरा एक रिस्क रहता है कि सडन कार्डियक डेथ को, जिसको भी हार्ट का पंपिंग कम होता है उसमें जनरली हार्ट की गति अनियमित होना, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होना, तो उसकी वजह से ऐसे एरिथमियास होते हैं जो सडन होते हैं और उसकी वजह से हार्ट सडनली बंद हो सकता है और उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। हम लोगों ने काफी बार सुना होता है कि कोई पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो रात को सो गया सुबह उठे ही नहीं। तो ज्यादातर केसेस में ऐसी डेथ होने का कारण होता है एरिथमिया, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। और हमारे बॉडी में ऑल द ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर हार्ट का पंपिंग कम है तो किडनी और लीवर को भी कम ब्लड मिलेगा, जैसे और अदर वाइटल ऑर्गन्स को भी कम ब्लड मिलेगा, तो उसकी वजह से धीरे धीरे किडनी और लीवर का फंक्शन भी कम होता जाता है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए अर्ली थेरापी बहुत जरूरी है। मेडिकल मैनेजमेंट और ऑप्टिकल मेडिकल में, यानी जो दवाइयाँ चाहिए और सही डोज में चाहिए वो शुरू करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर ये 5 दवाइयाँ हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में उपयोग आती है। बहुत सारी और भी दवाइयाँ हैं जो हार्ट फेलियर में उपयोग में आती है, बट ये कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। तो बीटा ब्लॉकर्स सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयाँ है। तो बीटा ब्लॉकर्स से जो हमने डिस्कस किया कि एरिथमियास होते हैं जिससे सडन कार्डियक डेथ होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा होता है एआरबीज, एंजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स, जो हार्ट जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको वो रिलैक्स करते हैं, जिसके वजह से अगर हार्ट पंप करता है तो उस पर लोड कम आता है। एक दवाई है सेक्यूबिट्रियन वल्सार्टन, वाइमाडा उसका ट्रेड नेम है। तो वो हार्ट का टॉनिक माना जाता है। तो ये काफी स्टडीज कहते हैं कि ये जो सेक्यूबिट्रियन वल्सार्टन कॉम्बिनेशन है वो हार्ट फेलियर पेशेंट में सिम्टम्स में काफी बेनिफिट करते हैं, हार्ट फेलियर रिलेटेड एडमिशंस को कम कर सकते हैं, हार्ट फेलियर रिलेटेड डेथ जो होती है उसमें भी उसमें फायदा माना जाता है। तो ये सेक्यूबिट्रियल वल्सार्टन कॉम्बिनेशन हार्ट फेलियर के लिए एक मैजिक ड्रग माना जाता है, पर वो भी संभाल के देना पड़ता है, उसका डोज अच्छे से टाइट्रेट करना पड़ता है। एक ये दवा ये डायरेटिक है जिससे यूरिन ज्यादा आता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारे बॉडी में जिसकी वजह से हमारे पैरों में सूजन आती है या तो हमें ब्रीथलेसनेस होती है, तो ये डायरेटिक से हम वो एक्स्ट्रा जो वाटर है हमारे बॉडी में से उसको निकाल सकते हैं। तो सामान्यतः ये मेडिकल मैनेजमेंट होता है और काफी दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो दवाइयाँ तो ले ली, पर अगर हम हमारी लाइफस्टाइल नहीं सुधारे तो हार्ट फेलियर सिम्टम्स में बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मैंने मेरे आगे के एक वीडियो में भी बताया था, लाइक हार्ट फेलियर गाइडेंस फॉर द पेशेंट एजुकेशन, कि हमें क्यों ये सब करना चाहिए। मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बताऊंगा कि हमें फ्लूइड इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी टोटल जो प्रवाही लेते हैं 1 to 1.5 लीटर ही लेना है 24 आवर्स में। सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है 1.5 to 2 ग्राम तक। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने, यानी जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के खाना है, जिससे हमें
खाने के बाद पेट भारी ना हो जाए, और थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, लाइट योगा करना है, और हमें डेली अपना वेट मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, उसका चार्ट बनाना है। जब भी फॉलोअप में जाए डॉक्टर के पास वो लेकर जाना है, रेगुलर डॉक्टर से फॉलोअप में रहना है, जो भी डॉक्टर्स ने हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके दी है उसको उस हिसाब से लेना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट के बाद डिवाइस थेरेपी। तो हमने बोला कि ये डिस्कस किया कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को एरिथमियास होके सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस है। तो ये जो एआईसीडी डिवाइस है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड इंटरनल कार्डियोवर्टर एंड डिफिब्रिलेटर, तो जैसे अगर हार्ट की गति अनियमित होती है तो ये डिवाइस हमने डाला हुआ है। तो वो हार्ट की ये अनियमित गति, जैसे यहाँ पे ईसीजी में दिख रहा है जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जब हार्ट का ईसीजी ऐसा हो जाता है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है और वो अंदर से उसको हार्ट को शॉक दे सकता है, जिससे सडन कार्डियक डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा एक डिवाइस है सीआरटी, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। तो ये एक पेसमेकर जैसा है जिसमें हार्ट की 3 चैम्बर को पेस करते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसकी वजह से ये जो दोनों पंप है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का वो एक साथ पंप करते हैं। ये हर केस में यूज नहीं कर सकते, पर जिस केस में क्यूआरएस कुछ ईसीजी में चेंजेस होते हैं वो अगर सिग्निफिकेंट है तो उस केस में ये यूज कर सकते हैं। इससे हार्ट का पंपिंग भी बढ़ सकता है। मान लो कि जैसे जिस 50% केसेस रिस्पॉन्डर होते हैं उसके, तो जैसे हार्ट का पंपिंग 25% है, ये डिवाइस लगाने से जिसमें अप्रोप्रिएट है ऐसे पेशेंट्स में हार्ट का पंपिंग 35 टू 40% भी हो सकता है। उससे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में काफी हद तक हम कंट्रोल ला सकते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं पर फिर भी उसको बारी-बारी सिम्टम्स आते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में फिर हार्ट ट्रांसप्लांट ज़रूरी बनता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट कौन से पेशेंट्स में करना चाहिए? तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड एएच अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइन दी है कि जिस पेशेंट को स्टेज डी हार्ट फेलियर हो, यानी कि जिसको एट रेस्ट भी उस हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो, बैठे-बैठे भी उसको श्वास छूटती हो, या तो बारी-बारी उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हो, जैसे 2-3 महीने में वो 2-3 बार हार्ट फेलियर के लिए एडमिट हो गए, या तो हार्ट फेलियर की वजह से एडमिट हुए पेशेंट को हम डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ये क्योंकि जैसे डिस्चार्ज करते हैं वो 2 दिन में वापस आ जाते हैं हार्ट फेलियर सिम्टम्स के साथ। या तो कुछ पेशेंट्स को हमें कंटिन्यूस आईवी मेडिकेशंस देनी पड़ती है जिससे हार्ट का पंपिंग बढ़ा रहे, जैसे बहुत सारे पेशेंट को हम होम मिल्ड्रेनॉन थेरेपी देते हैं। तो ऐसे सब पेशेंट्स के जिसमें एंड स्टेज इरिवर्सिबल हार्ट फेलियर है, ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट के लिए रेकमेंड करते हैं। तो ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंडेशन वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे लगा है किसी और को लगा कि अभी इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। ट्रांसप्लांट एक बड़ा ऑपरेशन है, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव मैटर ऑब्जेक्टिव डेटा होना चाहिए। तो उसके लिए कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग है। तो ये जो ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं उसके जैसे होते हैं, पर इसमें हम पेशेंट को ये जो ट्रेडमिल होते हैं उसके ऊपर चलाते हैं और फिर उसका ऑक्सीजन, CO2, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब मॉनिटर और ईसीजी सब मॉनिटर करते हैं। और जब ये VO2 मैक्स में यानी ऑक्सीजन कंजप्शन विथ ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट यानी बीटा ब्लॉकर वो सब दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके साथ भी अगर वो VO2 मैक्स 12 ml पर केजी पर मिनट से कम होता है, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मान लो कि आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या तो कोई भी और रीजन से हार्ट फेलियर है, पर अभी आपका VO2 मैक्स है वो मोर देन 12 ml पर केजी पर मिनट है, तो अभी आपको हार्ट फेलियर की जरूरत, हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, बट वो फ्यूचर में इन फ्यूचर हो सकता है। इसके लिए एवरी 6 मंथ्स ये टेस्ट करवाना जरूरी है, या तो बीच में कभी भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ज्यादा वर्स होते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लिस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि कौन से पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रिफर करना चाहिए। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर ये थेरेपी की जरूरत है, मान लो कि हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने एडवाइस किया, तो उसके लिए डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखने जाए तो अगर हार्ट है वो किडनी को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। अगर हमारा हार्ट का पंपिंग कम है तो किडनी को कम ब्लड मिलेगा, किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो उसका फंक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स वो निकाल नहीं पाएगा, जो हमारे बॉडी में लिक्विड्स होता है जब हम प्रवाही लेते हैं उसको नहीं निकाल पाएगा, तो हमारे बॉडी में लिक्विड्स बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हार्ट पे दबाव आएगा। तो ये फिर से हार्ट को और कमजोर करेगा, हार्ट और कमजोर करेगा तो किडनी को फिर से कम ब्लड मिलेगा, तो हार्ट को और डैमेज करेगा, तो इसको विशियस साइकिल बोलते हैं। तो जब तक हम ये अच्छे से हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराते या तो थेरापी नहीं करते, तब तक ये रिवर्स नहीं होने वाला। और जब ये प्रोग्रेसिव होता है और क्रिएटिनिन जैसे 2.53 हो गया, यानी किडनी काफी डैमेज होगी, तो हार्ट ट्रांसप्लांट अकेले से काम नहीं चलेगा, साथ में किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। और अगर किडनी डैमेज हुआ है थोड़ा भी और अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो इतना हमें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो अगर हार्ट फेलियर की हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी लिस्टिंग करवाना चाहिए। और लीवर में भी ऐसा ही होता है कि जैसे
कार्डियक आउटपुट मींस हार्ट का पंपिंग कम है तो लीवर को कम ब्लड मिलेगा, उसकी वजह से लीवर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे लीवर को भी डैमेज होता रहेगा, उसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ेगा, लीवर का एंजाइम जैसे एसजीपीटी एसजीओटी वो बढ़ने लगेगा। तो अर्ली ट्रांसप्लांट करवाना जरूरी है, हमें डिले नहीं करना है। और हार्ट ट्रांसप्लांट का बेनिफिट मात्र सर्वाइवल नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ट फेलियर के साथ अभी भी जी रहे हैं, पर कैसी जिंदगी है वो, जैसे कि 20 कदम चलने लगे तो सांस फूलने लगी, नहा के निकले तो सांस फूलने लगी, खाना खाया तो सांस फूलने लगी। तो ये जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने से सिर्फ लाइफ नहीं प्रोलॉन्ग होती है, लाइफ के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती है। यानी वो पेशेंट अभी जो पहले बिल्कुल चल नहीं पाते थे, वो अभी 5 किलोमीटर मैराथन भी दौड़ दौड़ सकते हैं। जो पहले बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रहे थे, वो अभी प्रोफेशनली अर्न भी कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट सर्वाइवल विद द हार्ट ट्रांसप्लांट, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। जिस पेशेंट में अगर हार्ट ट्रांसप्लांट भी न कर पाए, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉनिक हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से जो लंग्स के होते उसके दबाव होते हैं, जो प्रेशर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में हम हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट में हम आर्टिफिशियल हार्ट डाल सकते हैं, वो आर्टिफिशियल लेफ्ट साइड हार्ट डाल सकते हैं या तो आर्टिफिशियल राइट हार्ट भी डाल सकते हैं। तो एल्बर्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस, जिसमें यहाँ देख सकते हो कि जो एक कैन्युला होती है, जो हमारा मेन वेंट्रिकल होता है, मेन पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ब्लड लेता है और उसको ये पंप के थ्रू यहाँ पे जो हमारी महाधमनी होती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसमें वो ब्लड पंप करता है। तो जो हार्ट का ये काम है ये अभी मैकेनिकल पंप कर रहा है, तो उसको एलवेट बोलते हैं। ऐसा सेम राइट साइड का अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो राइट साइड भी ऐसा पंप डाल सकते हैं। दोनों हार्ट में प्रॉब्लम है तो दो आरवेट राइट वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस एंड एलवेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर दोनों वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड का पंप और राइट साइड का पंप, तो ऐसा टोटल आर्टिफिशियल हार्ट जिसमें दोनों आर्टिफिशियल पंप है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऐसा भी कर सकते हैं। तो समरी में देखने जाए तो हार्ट फेलियर थेरापी के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हार्ट फेलियर होने का रीजन क्या है, किस वजह से हार्ट का पंपिंग कम हुआ है और वो कितना कम हुआ है, और क्या सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है, बैठे बैठे भी सांस फूलती है या तो कितना किलोमीटर चलने पे सांस फूलती है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कितने फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत पड़ रही है, और वो जो रीजन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो क्या सर्जिकल डिवाइस थेरापी ऑप्शंस अवेलेबल है, बाईपास कर सकते हैं, क्या क्या वाल को रिप्लेस कर सकते हैं, वाल रिपेयर कर सकते हैं। और अगर सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल डोज में चल रहा है कि नहीं। और ये सब करने के बाद भी अगर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं तो हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है कि नहीं। और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे तो एलवेट आरवेट या तो टोटल आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत है कि नहीं। तो ये सब पूरा उसका ऐसे हम हार्ट फेलियर के जो कॉजेस है और उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और हार्ट फेलियर या हार्ट ट्रांसप्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल आई डी drck@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।